हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। पहले तो मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि एक क्लास आपको ये भी शाम को 5 बजे वाली जो है, कुछ दिन से आप लोग मतलब कमेंट आ रहे थे कि क्यों नहीं हो रही है क्लास। उसका रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं टीचर्स जो है वो मैं फाइंड आउट कर रही थी कि कोई एक्सपीरियंस टीचर मिल सके आपके लिए, ताकि आप थ्योरीज जो है वो आपकी कंटिन्यू रह सकें, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँ। और फाइनली वी हैव गॉट न्यू टीचर। तो क्लास जो है आपकी शाम को 5 बजे चल रही है, वो थ्योरी आपकी क्लासेस चलेंगी। और वीक के एंड में, वीकेंड्स में आपके जो है उसके टेस्ट होंगे, जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा इस टाइप का करके। एनीवेज, तो यहाँ पे अच्छा, आज कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ आज की क्लास में ही, आपकी इंग्लिश के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए पहले, लेकिन उसके पहले स्टार्ट कर देते हैं, लेट नहीं करते हैं, बाकी बातें बीच में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हम करते हैं यहाँ पे, जो कल हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस, उसके एक रिवीजन से। पहले प्रश्न को रिवीजन के तौर पे हम ले लेते हैं। स्टे अवे, दूर रहो, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? यू आर वॉन्ट टू स्टे अवे, यू आर ऑर्डर टू स्टे अवे, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आज की क्लास में भी आपको कुछ ना कुछ नया पता चलने वाला है। तो हम किसी को दूर रहो, मुझसे दूर रहो, या फिर किसी भी चीज़ से दूर रहो, ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ये हम इसको ऐसे वार्निंग भी दे सकते हैं कि दूर रहो वरना, है ना। वार्निंग भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं कि मैंने कहा ना दूर रहो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है, वार्निंग भी हो सकती है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बोथ एंड भी सही हो जाता है। सेंड मी अ मेल ब्लैंक यू नीड माई हेल्प, क्या आना चाहिए? इन केस, वंस, अनलेस, या फिर इनमें से सारे ही यूज किए जा सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए इन केस। इसका अर्थ हो जाएगा सेंड मी अ मेल इन केस यू नीड माई हेल्प, मतलब कि यदि जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत होती है अगर, तो आप मुझे मेल सेंड करिए, ठीक है, जब भी ज़रूरत हो। वंस हो जाएगा तो एक बार की बात हो जाती है, अगर एक बार आपको मेरी स्टेप्स करके हो जाएगा। अनलेस में तो ऑटोमेटिकली नॉट जुड़ जाता है, नहीं जुड़ जाता है, तो ये निगेटिव वर्ड आ जाता है, जबकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही रखना है। ही कुड नॉट ब्लैंक दिस पैसेज, मेक अप, मेक आउट, मेक मच ऑफ, मेक आफ्टर, कौन सा फ्रेज यहाँ पे यूज हो जाएगा? सुटेबल बैठे। ही कुड नॉट ब्लैंक द पैसेज, पैसेज जो आपका होता है अनसीन पैसेज, गद्यांश पद्यांश इन हिंदी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को समझना। तो ही कुड नॉट मेक आउट दिस पैसेज, यानी कि वो ये जो पैसेज है उसको नहीं समझ सका। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअल, ये क्या है आपस में? एंटोनीम्स है, सिनोनीम्स है, पैरोनीम्स है, या इनमें से कोई नहीं है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअल, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। एक दिन और मैंने आपको ये पैरोनीम बताया भी था, पैरोनीम क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन दोनों ही बताई थी। तो ये आपस में पैरोनीम है, यानी कि ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति एक ही शब्द से हुई है और इनके अर्थ जो है लगभग लगभग सिमिलर हो जाते हैं। अब इनमें अंतर क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। दोनों का अर्थ होता है लगातार, है ना। कॉन्टिन्यूअस आपको पता ही है, कॉन्टिन्यूअस चलती रहे कोई चीज़। कॉन्टिन्यूअल का अर्थ भी वही होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है विदाउट में, लगातार का मतलब कि विदाउट ब्रेक। जैसे अभी ये जो क्लास चल रही है आपकी, जितने भी मिनट की चलेगी वो विदाउट ब्रेक चल रही है, बीच में यहाँ पे रोका नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या होता है? जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी की सुई कॉन्टिन्यूअस चलती है, रुकती नहीं है। कॉन्टिन्यूअल क्या होता है? कॉन्टिन्यूअल मतलब कि कोई चीज़ लगातार हो तो रही है, लेकिन उस ऐसा नहीं कि उसमें बीच में गैप नहीं हो रहा है। जैसे उसे सारी रात लगातार खांसी आती रही, तो लगातार खांसी आती रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रात हुई और फिर सुबह तक कॉन्टिन्यूअसली एक सेकंड के लिए भी वो चुप नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आई खांसी, कुछ देर तक लगातार आई, फिर कुछ देर रुकी रही, फिर बीच में आने लगी, फिर कुछ मिनट रुकी रही, फिर आधे एक घंटे के लिए कोई सो गया, उसको आराम मिल गया, फिर उसके बाद आने लगी। तो मतलब वो एकदम निरंतर नहीं आ रही है ब्रेक हो के, लेकिन सारी रात लगातार। फिर भी हम कहेंगे कि उसको पूरी रात खांसी आती रही आज, है ना। तो मतलब कि कॉन्टिन्यूअस हो रहा है वो काम, लेकिन उसमें ब्रेक है, विद ब्रेक, यही चीज़ हो जाती है कॉन्टिन्यूअल। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CRY क्राई मतलब रोना, उसमें ईडी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्राइड, सब क्राइड ही लिखा है, स्पेलिंग का बस फेर है, देखिएगा। तो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CRY जो है वो आई में चेंज हो जाता है जब हम ईडी लगाते हैं वाई के बाद, ठीक है, पास्ट फॉर्म बनाने के लिए। पाल का मतलब क्या होता है? बहुत मनी पाल, पे पाल, बहुत सारा आप यूज़ करते हैं। उसमें पाल का अर्थ क्या होता है? ये पाल एक्चुअली एक इंग्लिश वर्ड है, इसका कुछ मीनिंग होता होगा।
ठीक है। ऐप, एनिमी, सर्विस प्रोवाइडर, फ्रेंड। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है फ्रेंड। इसका अर्थ होता है दोस्त, मित्र। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एज्यूम्पशन। हम किसी जो पूर्वानुमान लगाते हैं किसी के भी बारे में या कुछ भी ऐसा कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता होगा या ऐसा होगा, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। वैसे भी पूर्वानुमान बोल दिया ना, तो पूर्व में अनुमान लगाएंगे तो फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता। ऐसा हुआ होगा। एक्विलिब्रियम, इसका अर्थ क्या होता है? डिग्निटी, बैलेंस, वेल्थ या एक्सपीरियंस। इक्विलिब्रियम, गरिमा, संतुलन, धन, अनुभव। सही अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संतुलन। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। पास्ट फॉर्म ऑफ एलेक्सरी वर्ब शैल। शैल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? शैल, शुड, वुड, कुड। जैसे कैन का होता है कुड, तो यहाँ पे आपको पता है कि कुड तो नहीं होगा, और क्या हो सकता है? या फिर सिर्फ शैल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वुड हो जाता है। एक्चुअली शैल और विल दोनों सेम मीनिंग रखते हैं और दोनों का ही पास्ट फॉर्म वुड होता है, विल का भी एंड शैल का भी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग प्लीज़। यहाँ पे आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। गलत स्पेलिंग की प्रैक्टिस में आपको एक क्वेश्चन जरूर दे देती हूँ, करनी चाहिए एज ए टीचर। तो चलिए देख लीजिए। फ़ारेनहाइट, कैनल, मैगजीन, लेजेंडरी। फटाफट से बताइए। सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेजेंडरी की स्पेलिंग रॉन्ग है। यहाँ पे जो डी ई लिखा है डी ए होना चाहिए। बाकी सब आपको सही है। फ़ारेनहाइट जो होता है वो आप जिसमें मेज़र करते हैं टेम्परेचर, है ना, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो भी है। कैनल जो कुत्ते होते हैं उनके रहने के लिए जो छोटे छोटे घर बनाया जाता है वो। मैगजीन मतलब पत्रिका, लेजेंडरी मतलब पौराणिक कोई चीज़। शी रॉट अ लेटर एंड पोस्टेड इट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस अप्लाइंग डबल पैसिव। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है लेकिन है वो बेसिक ही, बस शायद आपको पता नहीं हो सकता है कि ना पता हो, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं पता होगा। चलिए, डबल पैसिव क्या होते हैं? देखिए, कई बार होता है कि हमारा जो एक सेंटेंस होता है वो एक ही सेंटेंस में दो चीज़ों दो क्रिया को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे है शी रॉट अ लेटर, यानी कि उसने लेटर लिखा, एंड पोस्टेड इट यानी कि उसने लेटर लिखा भी। एक सेंटेंस हो गया उसने लेटर लिखा, और दूसरा हो गया कि उसने लेटर पोस्ट किया। एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना, कंपाउंड सेंटेंस, उसमें ये डबल पैसिव हम लगाते हैं क्योंकि हमें दोनों क्रियाओं को दर्शाना होता है। चलिए देखेंगे यहाँ पे। A letter was written and it was posted by her. A letter was written and posted by her. Written letter was posted by her, or both A and B. तो चलिए देखेंगे यहाँ पे। वैसे सबसे सही जो है, अगर कभी भी इस तरह का सेंटेंस आया जो आपको चेंज करना है, तो आप ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही करिएगा। अ लेटर वॉज रिटन एंड पोस्टेड बाय हर। लेकिन अगर इसमें इट वॉज हमने ऐड कर दिया, बेसिकली इट वॉज को हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट मैंने ओपन किया है, नहीं रखा है। ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो ये भी ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, तो ये भी सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम सही मानते हैं। बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। लेकिन ज़्यादा करेक्ट कौन है? जो आपको यूज़ करना है, जो आपको करके रखना है हमेशा, जब कभी भी आप बच्चों को पढ़ाते वक्त चेंज करें, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही आप करिएगा। बट क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आया है तो आपका दोनों सही है। दिस मैटर, ब्लैंक दिस मैटर, आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग सो फार, यानी कि इस मामले में मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। सही प्रिपोजिशन फिल करना है। पेंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, टचिंग, एमंग। बहुत अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे प्रिपोजिशन दिख रहे होंगे, है ना, बेसिकली टू, फॉर, फ्रॉम के अलावा। यहाँ मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि प्रिपोजिशन के आपको मैं नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइप करना पड़ता है। राइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, और नोट्स भी बेहतरीन बनाने हैं क्योंकि प्रिपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी जितना भी मैंने प्रिपोजिशन पढ़ा है वो उसका आधा भी नहीं है। शुरू से शुरू करेंगे। शुरू पहली क्लास बहुत इजी लगेगी, कुछ नहीं लगेगा कि है ही क्या, लेकिन उसके बाद
जब वन बाय वन आप सारे टाइप के प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशंस आप देख रहे हैं, अमंग को छोड़ दीजिए, ये वन वर्ड प्रीपोजिशन है। बाकी के जो प्रीपोजिशन है वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है टचिंग। टचिंग दिस मैटर आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग सो फार, फिल द सुटेबल प्रीपोजिशन। और ये डिटेल से पढ़ने के लिए आप कुछ दिन वेट करिए, आपको क्लास मिलेगी इसकी थ्योरी। शट अप। इसके बाद ब्लैंक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, वोंट यू, कांट यू, इजंट इट, डोंट यू। चुप रहो, मतलब आप लोग आंसर जो है कमेंट करिए, चुप मत रहिए, लेकिन चुप रहो। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नहीं होगे, नहीं हो सकते, फिर इजंट एंड डोंट यू का तो कोई मतलब नहीं है खैर यहाँ पे। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही क्वेश्चन के, जब हम किसी को डांटते हैं, डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, और हमें वहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो हमेशा हम कांट यू ऐड करेंगे। इसको रट के रख लीजिए, डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, कांट यू यूज़ करना है, और कुछ यूज़ नहीं करना है। चलिए विल में नॉट जोड़ेंगे, क्या बनेगा? बेसिक क्वेश्चन है छोटी क्लास का, ठीक है। वोंट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये आई डबल एल यहाँ से हट जाता है, यहाँ से एन भी, वोंट मतलब कि डब्ल्यू ओ आ जाता है, और उसके बाद फिर हम नॉट ऐड कर देते हैं। मतलब आई डबल एल का कोई रोल यहाँ पे नहीं रहता है। जैसे कैन में, कांट में कैन का बन जाता है क्या? पूरा कैन रहता ही है, बस यहाँ पे कांट हो जाता है। इस तरह से शुड में पूरा शुड रहता है, लेकिन विल में पूरा विल नहीं रहता है, बेसिकली वोंट हो जाता है। प्रीपोजिशंस में भी क्लासिफाइड इनटू ब्लैंक कैटेगरीज, क्योंकि प्रीपोजिशन के नोट्स बना रही हूँ तो उसी से ये क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया है। 2, 3, 5 और 6 प्रीपोजिशंस को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है? चैनल से जुड़े रहिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लासेस आपको यहाँ पे नहीं दी जा रही है, रीज़न यही है कि क्लासेस कम हो लेकिन अच्छी क्वालिटी की हो, और आपको कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिले जो आपके एग्ज़ाम में और साथ ही साथ टीचिंग कैरियर दोनों में ही काम आ सके। चलिए देख लेंगे, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेसिकली, कौन कौन सी होती हैं वो थ्योरी में आपको मैं पढ़ाऊंगी। सो आई जस्ट होप कि हमारा ये छोटा सा क्विक सा सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जा सके। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल एग्जाम डोज, अभी वहाँ पे क्लासेस ज़्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि क्लासेस क्यों ज़्यादा इस वक्त मैं नहीं ले रही हूँ। लेने के लिए तो आपको पता है 6 क्लासेस मैंने ली हैं, डेली क्वेश्चंस कराए हैं प्रैक्टिस, लेकिन इस वक्त क्लासेस कम लेने का रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश जो है वो जारी है। उसके लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ प्रोसेस करनी होती है क्लास लेने के पहले, तो उन्हीं सब में है। और जल्द ही जल्द आपको बहुत अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। सब्सक्राइब उसे भी कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।